नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। आप हैं रियल न्यूज एंड एनालिसिस में, जहां देश और दुनिया की उन तमाम खबरों का विश्लेषण किया जाता है जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है। दिल्ली में गजब खेला चल रहा है। खेला क्या चल रहा है? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडियन पॉलिटी का। आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से एक झटका लगा है। क्यों लगा है, आज के सेशन में समझना है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनकी ताकत को लेकर एक फैसला दिया है, और वो फैसला आपको इसलिए ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि इससे एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन पहले बता देता हूं, फिर हम आगे आज के सेशन में बढ़ेंगे। देखिए, भारतीय संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल का नंबर है 74, जिसका मतलब यह है, जिसमें कहा गया है कि देयर इज ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। यानी प्रेसिडेंट को सलाह देने के लिए और सहायता करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, जो जाकर के उन्हें सलाह देती है। किसको? राष्ट्रपति को। और प्रेसिडेंट को सलाह देती है, इसका मतलब यह है कि प्रेसिडेंट को सलाह माननी भी होती है कि भाई काउंसिल ने सलाह दी है तो वो काउंसिल की सलाह माननी होगी। तो यानी प्रेसिडेंट, हमारे यहां पर राष्ट्रपति का शासन नहीं चलता है, प्रधानमंत्री का शासन चलता है। यानी कि डिफेक्टो अगर हेड है कोई तो वो प्रधानमंत्री है, या फिर कहिए संसद के द्वारा शासन चल रहा है। ठीक है साहब। ऐसे ही एक आर्टिकल है 163। 163 कहता है देयर इज ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज टू द गवर्नर। मतलब देयर इसकी जगह देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर। जैसे केंद्र के अंदर राष्ट्रपति की सलाह के लिए, प्रेसिडेंट की सलाह के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, ऐसे ही राज्यों में, हमारे देश में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। 28 राज्यों में गवर्नर की सलाह के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, और उसकी सलाह पर गवर्नर को काम करना होता है। नंबर 2 क्लियर। 8 यूनियन टेरिटरी हैं, 8 में से एक हमारी दिल्ली है। दिल्ली के केस में क्या है कि यहां पर यूनियन टेरिटरी तो है ये, लेकिन इसमें विधानसभा भी है। विधानसभा भी है का मतलब क्या हुआ? इसमें राज्य की तरह से विधानसभा यानी विधायिका भी है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसका मतलब केंद्र का संसद सीधा सीधा दिल्ली पर शासन कर सकता है। तो दिल्ली पर शासन करे तो जो राज्यों में नियम लागू होते हैं, राज्यों में क्या नियम लागू होते हैं? अनुसूची 7 के अंदर विषयों का बंटवारा किया हुआ है, केंद्रीय सूची के विषय, राज्य सूची के विषय, संवर्ती सूची के विषय। 28 राज्यों में यह होता है कि अगर राज्य सूची के कानून पर, राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाना है तो वो वहीं की विधायिका का यानी विधानसभा का कार्य होता है कि वो उस पर कानून बनाए। लेकिन दिल्ली के केस में केंद्र के पास ये पावर है कि वो केंद्र शासित प्रदेश होने के नाम पर संसद को ये पावर देती है कि अगर आपको जरूरी लगे तो इनमें से किसी भी चीज पर कानून बना सकते हो। साथ ही साथ उपराज्यपाल को राज्यपाल से थोड़ा अलग भी करती है। मतलब दिल्ली का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोजीशन है वो स्टेट गवर्नर के समान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि गवर्नर तो मानने के लिए बाध्य है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात, लेकिन गवर्नर की तरह लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए दिल्ली की संसद, ये दिल्ली की विधानसभा ये सोचे कि हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बातें मानी जाएंगी, वो नहीं हो सकता। ये केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली का विशिष्ट मसला है। आर्टिकल 239 क्लॉज ए सब क्लॉज ए के तहत, क्लॉज ए के तहत ये गवर्न होता है। 239 ए के तहत ये गवर्न होता है। ऐसे में लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो स्थिति है वो अलग है, और अलग है इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के कुछ फैसले ऐसे भी हो सकते हैं जो वो खुद विधायी प्रक्रिया से ले, लेजिस्लेटिव प्रक्रिया से ले, और उसके लिए वो आपसे कोई सवाल ना पूछे। इसका मतलब तो यह हुआ कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इटसेल्फ दिल्ली की एक बड़ी पावर है। जी हां। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला देने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा? भाई बड़ा सवाल है ना ये, कि भाई अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट इस फैसले के लिए मजबूर क्यों हुई? तो अब इसका आंसर निकालते हैं। असल में हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट के सामने दिल्ली का एक मामला गया था, और वो मामला था एमसीडी का। अब ये एमसीडी क्या है? अभी जब दिल्ली के अंदर छात्रों की मौत हुई पानी में डूबकर, आपने बहुत जगह सुना होगा, बहुत सारी सुर्खियों में रहा कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र ओल्ड राजेंद्र नगर के अंदर एक अंडरग्राउंड बेसमेंट में पानी भरने के कारण मर गए। उस समय सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज जो हुई थी उसका नाम था एमसीडी। एमसीडी क्रिटिसाइज हुई, और क्रिटिसाइज होते होते हमें यह समझ में आया कि दिल्ली में जल के निकास के लिए, पानी के लिए, और वहां पर आवारा कुत्ते घूम रहे हैं तो उनको रोकने के लिए, साफ सफाई के लिए, तारों के लिए,
इन सब के लिए और उस क्षेत्र के अंदर निर्माण कार्यों के लिए एमसीडी जिम्मेदार है। एमसीडी होने लगा, तो एमसीडी से ही जुड़ा हुआ आज का मामला है। ये साहब हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, जो केंद्र को नियुक्ति मतलब केंद्र को रिप्रेजेंट करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम पर। ठीक है साहब, अब इनके बारे में जरूर बताएंगे, लेकिन फिलहाल इन दोनों के बीच का ही मसला अटका हुआ है, इसलिए एलजी और आपके बीच का जो मुद्दा है वो हम आपको समझा रहे हैं। इस सारे मुद्दे को समझाने के लिए राज्यसभा का जो दिल्ली सर्विस बिल है वो भी इसके अंदर काम में आएगा। काफी सारी चीजें हम पहले भी इनके बारे में बता रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों में फिलहाल के लिए एक मामले में लेफ्टिनेंट गवर्नर को ज्यादा पावर दी है। क्या है पूरा मामला, लेकर वापस लौटते हैं, क्योंकि फैसला बन चुका है। दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर राज्यपाल के समान नहीं है, उससे अलग है भाई। ठीक है, आइए, यह फैसला किसने दिया? तो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पादरीवाला ने दिया, एमसीडी के सदस्यों को लेकर के दिया। अब ये एमसीडी के सदस्यों को लेकर के फैसला है। अब इस एमसीडी के सदस्यों को लेकर के जो फैसला है ना, इसी को मैं एक लाइन में तो यहां पर समझा दे रहा हूं, फिर हम एमसीडी में एंट्री करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल के 10 एल्डरमैन नियुक्त करने के फैसले को बरकरार रखा है। मई 2023 में ही सुनवाई पूरी हो चुकी थी, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। अब ये क्या कहानी है, इसको समझना है। पहले एमसीडी पर आते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो याद करो, आपको दिल्ली वाला मसला याद होगा, जब कोचिंग के बेसमेंट के अंदर बच्चों की जान चली गई थी, तो एमसीडी हाय हाय के खूब नारे लगे थे। एमसीडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली है, जो कि गवर्निंग बॉडी है दिल्ली के अंदर। क्या कार्य करती है? तो ये उन शहरों में जिनकी आबादी 10 लाख से ऊपर है साधारणतया, उन शहरों के अंदर वहां का लोकल प्रशासन चलाती है। ठीक है साहब, एमसीडी का पूरा एक इतिहास है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस का हमारे देश में इतिहास है, वो आप पढ़ते रहिएगा। फिलहाल 100 से अधिक देश के अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं। इनमें से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उन क्षेत्रों के अंदर होता है जहां आबादी शहरों के हिसाब से सर्वाधिक होती है। उसके क्राइटेरिया हैं, 10 मिलियन के आसपास की क्राइटेरिया हैं। अगर मैं सही हूं तो क्राइटेरिया के अंदर ये चीजें रखी गई है। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अब आप उसके बारे में एक बार के लिए आगे बढ़िए। स्थिति कुछ इस प्रकार से है, अभी हमारे देश के अंदर 8 मेट्रोपॉलिटन सिटीज ऐसी हैं जहां पर एमसीडी बनी हुई है, जैसे कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता। एमसीडी मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब दिल्ली है तो दिल्ली हो गया, वहां पर बीएमसी हो गया, दिल्ली मुंबई के अंदर बॉम्बे बृहदनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ऐसे कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, इस तरह से यहां पर बनी हुई हैं। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर भी ये हैं। ये क्या है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए टूल्स हैं, जो कि भारत के अंदर संविधान संशोधन के माध्यम से इंट्रोड्यूस किए गए थे। दिल्ली में एमसीडी क्या काम करती है? सुविधाएं प्रदान करना, प्राइमरी स्कूलों का संचालन करना, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज सिस्टम, स्लम एरिया डेवलपमेंट, पार्क, लाइब्रेरी, स्ट्रीट पार्क, पार्किंग की सुविधाएं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, हर घर से जो कचरा उठता है उसका कार्य। यह सुनिश्चित करना होता है कि इमारतों का निर्माण उनके द्वारा निर्धारित गाइडलाइंस के आधार पर हो रहा है कि नहीं। शमशान घाट, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, ये सब के कार्य कौन करती है? एमसीडी करती है। अब आपको जब एमसीडी के बारे में चर्चा कर ही रहे हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट तक इन्वॉल्व हो गई, 10 एल्डरमैन की बात हो रही है, तो थोड़ा सा एमसीडी के बारे में और वैल्यू समझिए। मेरे प्यारे साथियों, एमसीडी 1 साल काम करने का जो खर्चा है ना, बजट जो है ना एमसीडी का, कितना मानते होंगे आप? भाई साहब, 16,000 करोड़ रुपए से ऊपर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली का बजट है। 16,000 करोड़। आज जब आप इतने सारे कार्यों के लिए एमसीडी को जिम्मेदार ठहराते हैं, जैसे दिल्ली का जो मसला था वो क्या था? सब ड्रेनेज सिस्टम का मैनेजमेंट नहीं हो पाया था, इस वजह से दिल्ली के अंदर ये स्थिति बनी थी। दिल्ली में ये स्थिति बनी थी, अगर ड्रेनेज सिस्टम सही रहता तो दिक्कत नहीं होती। थोड़े दिन पहले दिल्ली को क्रिटिसाइज किया गया था पानी के लिए, अगर याद हो तो गर्मी के अंदर टैंकर से पानी पहुंचाया गया था। अगर एमसीडी सही से काम कर रही होती तो वाटर सप्लाई भी प्रॉपर रही होती। फिर काम कर क्यों नहीं रही है? इसके पीछे का कारण है एमसीडी के अंदर स्टैंडिंग कमेटी का ना होना। अब ये स्टैंडिंग कमेटी क्या है? उस स्टैंडिंग कमेटी का ही सारा की सारा मसला है। असल में एमसीडी के अंदर एक चेयरमैन होता है। एमसीडी की व्यवस्था किस तरह से चलती है मैं थोड़ा सा बता देता हूं। देखो, एमसीडी 5 साल के लिए निर्वाचित होती है, पार्षद बनाए जाते हैं। समझिए कि दिल्ली के अंदर पार्षद बना दिए गए, पार्षदों का निर्वाचन हुआ, और उन पार्षदों के निर्वाचन में से जिसके पार्षद ज्यादा हैं, जैसे इस समय 134 पार्षद किसके हैं? आम आदमी पार्टी के। तो इस चक्कर में इनकी ही एमसीडी के अंदर चेयरमैन बनी है। तो एमसीडी के अंदर जो फिलहाल चेयरमैन बनी हुई है, जिनका नाम शैली ओबेरॉय है, ये आम आदमी पार्टी से हैं। इसके साथ साथ यहां कांग्रेस के 3 पार्षद हैं, बीजेपी के 104 पार्षद हैं। 104 पार्षद यहां पर हैं, और यहां अगर आप नंबर देखें तो 250 तो पार्षद ऐसे हैं जो चुनकर आए हैं, और 10 पार्षद ऐसे हैं जिन्हें नॉमिनेट किया जाता है। ये नॉमिनेट जो पार्षद होते हैं ना, ये किनके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। ये जो 10 नॉमिनेटेड है ना, यही हैं असली
एल्डरमैन, नॉमिनेटेड मनोनीत पार्षद। इन मनोनीत पार्षदों को शैली ओबेरॉय के चुनाव में वोट देने की परमिशन नहीं है। ये 250 लोग ही इनका मेयर चुनते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इन 10 लोगों का एक हाल ही में बड़ा रोल निकल कर आया है। हुआ क्या, एमसीडी के चुनाव हुए तो चुनाव होने के बाद में आम आदमी पार्टी एमसीडी में मेजॉरिटी सीट लेकर अपना चेयरमैन बनाने में कामयाब हो गई, जिसे आप मेयर कहते हैं। मेयर तो बना ले गई। ये चलो चुनाव कब हुए, 4 दिसंबर को। इसी बीच में उपराज्यपाल जो कि केंद्र सरकार से गवर्न है, केंद्र में किसकी सत्ता है, बीजेपी लेड एनडीए की, उन्होंने अपनी तरफ से 10 एल्डरमैन नियुक्त कर दिए। 10 एल्डरमैन नियुक्त कर दिए से क्या मतलब है, अब समझाते हैं। असल में शैली ओबेरॉय को अगर कोई फैसला लेना है और वो फैसला 5 करोड़ रुपए से ऊपर का मामला है, ध्यान से समझिए, पूरे की पूरे दिल्ली का बजट, एमसीडी का, दिल्ली सरकार का नहीं बोल रहा हूं, एमसीडी का जो बजट है ना, वो 16,000 करोड़ रुपए से ऊपर का है। अगर 5 करोड़ रुपए से ऊपर के फैसले लेने हैं तो शैली ओबेरॉय के साथ एक स्थायी समिति बैठती है जिसमें 18 सदस्य होते हैं। और इन 18 सदस्यों का, जब 18 सदस्य मिलकर के ही इस 5 करोड़ से ऊपर का खर्चा तय करते हैं। इन 18 सदस्यों में से जो 6 सदस्य हैं ना, वो तो निर्वाचित किए जाते हैं इन 250 में से। अब चूंकि लगभग बराबर सी संख्या है, 134 और 104 समझकर चलिए, इनमें से 3 सदस्य तो हैं आम आदमी पार्टी के, 2 सदस्य हैं बीजेपी के। 1 सदस्य का चुनाव होना बाकी है, क्योंकि इनकी जो तीसरी सदस्य थी ना बीजेपी की, पहले से कमलजीत करके थी, वो सांसद बन चुकी हैं। इस चक्कर में 6 में से 1 सीट तो फिलहाल खाली पड़ी है। अब बचती हैं 12 सीटें। 12 सीटें जो बची, इनके लिए, इन 12 सीटों के लिए वार्ड की समितियां हैं, उनसे चुनाव होता है। वार्ड की समितियों से दिल्ली में कुल 12 वार्ड समितियां हैं। 12 वार्ड समितियों में जब तक एल्डरमैन नियुक्त नहीं हुए थे तब तक तो आम आदमी पार्टी की स्थिति मजबूत थी। लेकिन जब से एल्डरमैन नियुक्त हुए हैं, इनके वोट पड़ेंगे स्थायी समिति में, इसके चलते फिलहाल इन 12 में से 7 सीटें साफ साफ एल्डरमैन वोट देंगे स्थायी समिति, जो पंचायत, वो जो पार्षद की जो समितियां हैं ना, वार्ड समिति जिनको कहते हैं, उनमें से 7 सीटें सीधा सीधा बीजेपी जीतती हुई दिख रही है। मतलब समझिए, स्थायी समिति जिसमें 18 मेंबर होने हैं, 18 मेंबर के अंदर से 18 मेंबर क्या काम करते हैं, 5 करोड़ तक का बजट, उससे ऊपर का कोई बजट अगर पास करना है तो बिना स्थायी समिति के आप कर नहीं सकते। इनमें से 5-6 सदस्यों में से 2 सदस्य ऑलरेडी बीजेपी के पास हैं। इधर से 7 सदस्य जीतती हुई इन एल्डरमैन्स की वजह से बीजेपी दिख रही है। यानी 7 और 2 9, 18 में से 9 का जुगाड़ कर चुकी है बीजेपी। ठीक है, लड़ाई किसकी चल रही है, बजट की। बजट पर कंट्रोल किसका, 9 में से अब 1 बचा है, उसका चुनाव होना है, जो कि इनमें से होगा। देखा जाएगा चुनाव कैसे होता है, क्या होता है। अगर यहां 1 सीट भी एक्स्ट्रा हो गई और ये 10 हो गए तो स्थायी समिति में बड़ा रोल प्ले करेगा बीजेपी। समझ में आया। इसलिए ये जो 10 एल्डरमैन हैं, इनकी नियुक्ति मायने रखती है। अच्छा, अब क्या था साहब, ये एल्डरमैन असल मायने में मनोनीत हैं। ये शैली ओबेरॉय के इलेक्शन में तो वोट नहीं देते, लेकिन ये लोग ये जो वार्ड समिति हैं, इनमें वोट देते हैं। ठीक है साहब। अब तक क्या होता था कि दिल्ली की विधानसभा की सिफारिश पर राज्यपाल एमसीडी के कहने पर नियुक्त करता था। क्या नियुक्त करता था, एल्डरमैन। इस बार क्या हुआ, जो उपराज्यपाल हैं उन्होंने पूछा ही नहीं सरकार से और अपने लेवल पर 10 लोग नियुक्त कर दिए। ऑब्वियस सी बात है, अधिकांश उसमें से बीजेपी के थे, क्योंकि उपराज्यपाल केंद्र सरकार का आदमी है। और ऐसे में उन्होंने जो लोग नियुक्त किए वो अधिकांश बीजेपी के थे। इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी 2023 के शुरू में ही, मतलब देखो दिसंबर में चुनाव हुआ है, जनवरी के फर्स्ट में ही समझ लो एल्डरमैन की नियुक्ति होगी, जनवरी फरवरी में ही, और आम आदमी पार्टी इस मामले को लेकर पहुंच गई कहां पे, संसद, सुप्रीम कोर्ट में, कि सर ये कैसे हो सकता है, क्या कैसे हो सकता है, उपराज्यपाल ने हमसे बिना पूछे ही 10 लोग कैसे नियुक्त कर दिए, जबकि
आर्टिकल 163 राज्यों के गवर्नर से कहता है कि वो काउंसिल के एड एंड एडवाइस पर कार्य करेंगे। इन्होंने हमसे बिना पूछे काम कैसे कर लिया? आर्टिकल 239 ए कहता है कि इन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछ के काम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि एमसीडी को लेकर के जो संसद का कानून है ना, वो इन्हें पावर देता है और उस पावर के तहत एल्डरमैन्स की नियुक्ति ये आपसे बिना पूछे कर सकते हैं। आगे से याद रखना, आपके लिए तो कुल जमा अर्थ इतना ही निकला है कि 10 जो एल्डरमैन हैं, एल्डरमैन का मतलब बड़े लोग, वृद्ध लोग, सीनेटर्स जैसे होते हैं ना, ऐसे इनकी नियुक्ति बिना पूछे की जा सकती है। यह सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ चुका है। अगर आप इस बात को समझ गए हो तब तो मेरी पूरी मेहनत को जगह मिल गई होगी, क्योंकि इसको समझाने में खेला लोगों को लग रहा था कि कौन जीता कौन हारा, मसला क्या था, अगर वो समझ में आ गया तो सारा गेम हो गया। ठीक है साहब, 16,000 करोड़ का बजट है। अब तो पूरा की पूरा आपको एमसीडी की जो गणित है मैंने बोल के सुना दी है। एल्डरमैन के बारे में मैंने बता दिया है, क्या काम करेंगे ये लोग। तो ये तो सब बातें नीति निर्माण में भागीदारी, वित्तीय प्रशासन, स्थानीय समस्याओं का समाधान, निगरानी, निरीक्षण, समुदाय के साथ संविधान। लेकिन असली जो काम है ना वो मैंने आपको बता दिया। 5 करोड़ रुपए से ऊपर के जो बजट है ना, उनके लिए एल्डरमैन का योगदान बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ये सारी जानकारी मैंने आपको बता दी। इस बात को लेकर के ये लोग गए थे। दिल्ली गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट आर्टिकल 339 ए को लेकर था, लेकिन लोकल गवर्नमेंट के सब्जेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने याद दिला दिया कि भाई देखो ऐसा ऐसा होता है। तो मैंने सारी बातें बता दी। अब तो क्या ही बताएं, हो गया, डन है। ठीक है साहब, बाकी तो कुछ है ही नहीं इसमें। इस पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये गलत है और हम इज्जतदार तरीके से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मतलब विरोध करते हैं। अब करने वाली बात भी है क्योंकि साहब एमसीडी की बात में है। ठीक है, चलें, डन। किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी क्वेश्चन अगर हो तो ज़रूर बताएं। बाकी जैसे मैंने आपसे फिर से कहा, फिर से याद दिला दूं, 10 तारीख को एनसीईआरटी बैच में एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। एनसीईआरटी बैच हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। फिलहाल वहाँ मैपिंग चल रही है। मैपिंग में आप पार्टिसिपेट करें, बढ़िया से पढ़ें, साल भर की वैलिडिटी के साथ। चारों सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और कंटेंट हिंदी इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। ठीक है साहब, चलें। बाकी यूपी पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज़ लॉन्च हो चुकी है हमारी वेबसाइट पर। बिहार पीसीएस के लिए, आरओ के लिए और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए हमारे नोट्स हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं।